हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं अखंड भारत पे। अखंड भारत, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे। तो उस अखंड भारत की बात कर रहे हैं। अचानक ये चर्चा में क्यों आ गया इस इलेक्शन के दौरान, और इसके पहले भी ये एक मतलब 2023 से जब से न्यू पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना है ना, तब से ही अखंड भारत को लेकर अलग अलग देश भी चर्चा कर रहे हैं और भारत के ऊपर अलग अलग तरह से दबाव भी है, जिसके कारण भारत को स्पष्टीकरण देना पड़ा। हम लोग बात करते हैं अखंड भारत। अखंड भारत के बारे में आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो सुना ही होगा, कभी ना कभी आप लोगों ने भी सुना होगा। उसी अखंड भारत की हम बात करते हैं। अखंड भारत कैसा दिखता है, कैसा दिखेगा अखंड भारत? ये जो मैप आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट के बिल्डिंग में लगा है, और ये मौर्य पीरियड का मैप है। ये नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगा है। दरअसल जो हमारा अखंड भारत होगा कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। ये अखंड भारत का सॉफ्ट वर्जन है, ये अखंड भारत का फुल वर्जन है। यानी पूरा अखंड भारत अगर हो पाता है तो अखंड भारत वर्ल्ड के मैप पे कुछ इस तरह से दिखेगा, और अगर हम थोड़ा कम अखंड भारत करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके अंदर कौन कौन शामिल है, अचानक से चर्चा में क्यों आया, इन सब की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं शुरू से। अभी इनका जो नाम है, इनको आप देख लीजिए। ये भाई साहब अभी परेशान हो गए और इन्होंने हंगामा मचा दिया। एक्चुअली हुआ ये, इनका नाम है हामिद मीर। ये हैं पाकिस्तान के पत्रकार। ये पाकिस्तान के पत्रकार, अभी 2 दिन पहले की बात है, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान, हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं, हमें बचा लो। और इन्होंने कहा क्या कोई हमारे पास ऐसा मंच है जहां से हम अपनी खतरों को बता सके? ये पाकिस्तान के लिए इन्होंने कहा। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि कोई देश अपने पार्लियामेंट में अलग अलग देशों को शामिल कर लेता है अपने एरिया में, तो क्या ये सुरक्षित है उन पड़ोसी देशों के लिए जिसके सामने वो बड़ा देश है? यानी भारत के इस मैप पे इन्होंने इनडायरेक्टली एक कटाक्ष किया और एक परेशानी बताई कि अगर भारत ऐसा करेगा तो क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा स्टेज है जहां से उसे मदद मिल सकती है। इसको लेकर हंगामा आज ही नहीं हुआ, ठीक है। इसको लेके आपको लग रहा होगा कि हंगामा अभी हुआ, तो ऐसा नहीं है। इसके पहले भी लगातार हंगामा हो चुका था, और इसके 2023 में और भी जो देश शामिल किए गए, उसमें सबसे ज्यादा मिर्ची किसी को लगी पाकिस्तान के बाद, तो वो था नेपाल। तो नेपाल ने भी काफी ज्यादा हंगामा किया। जब पाकिस्तान ने किया, नेपाल ने किया, और लोगों ने किया, तो भारत को एक काउंटर करना पड़ा। भारत ने काउंटर करते हुए ये कहा, ये है अरिंदम बागची, जो उस समय के विदेश मंत्रालय के अंदर प्रवक्ता थे। इन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट नए बिल्डिंग में जो मैप लगा है, जो नक्शा लगा है, वो दरअसल मौर्य एम्पायर का नक्शा है। उसी से इंस्पायर्ड होकर उसको बनाया गया। उसको कुछ भी ऐसे इस कॉन्सेप्ट पे नहीं लेना है कि हम अलग अलग देशों को मिला के कोई एक देश बनाना चाहते, ऐसा बागची साहब ने, और यानी भारत सरकार की तरफ से क्लियरिफिकेशन दिया गया अलग अलग कंट्रीज को जो इसके अंदर शामिल है, राइट। अब सवाल है कि अखंड भारत के अंदर कौन कौन, वो अखंड भारत के अंदर कौन कौन, ठीक से देखिए। अखंड भारत को तीन तरीके से लिया गया है। जो सिंपल सा पहला कॉन्सेप्ट है, यानी पहला स्टेज होगा अखंड भारत का, जो सॉफ्ट वर्जन ऑफ अखंड भारत, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल किया गया है। जो दूसरा वर्जन होगा उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश तो होगा ही, साथ में नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका को शामिल किया जाएगा। नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका इसमें शामिल होंगे। एकदम से प्योर अखंड भारत होगा। उसमें इन सब के अलावा कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया भी होगा। अभी आपको हमने मैप दिखाया था, इसको देखिए। अगर हम इसके सॉफ्ट वर्जन को लें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश पे रुक जाएंगे। नहीं लें तो नेपाल, भूटान, इन सबको शामिल करेंगे, और एकदम से म्यांमार भी शामिल होगा, बर्मा को अलग किया गया था। और नहीं तो फिर अगर हम पूरा ही अखंड भारत लेते हैं तो ये वियतनाम, मलेशिया, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से 3 फॉर्म में अखंड भारत की बात की गई है, जो अभी आपके सामने है। क्लियर? तो जब भी कभी कोई ऐसा सवाल आए, कुछ आए, तो आप इसको जरूर ऐसे बाइफर्केट करके लिखिएगा, अलग अलग करके लिखिएगा। अब इसको लेकर, अखंड भारत को लेकर लॉजिक है और तर्क है कई सारे। उन तर्कों के साथ अखंड भारत की बात की जाती है। दरअसल तर्क क्या है? तो पहला तर्क है अशोका का।
पहला तर्क दिया जाता है कि अशोक के टाइम में या मौर्य पीरियड में जो भारत का एरिया था वो अखंड भारत होगा। उस एरिया में आपको पता है ईरान अफगानिस्तान वाला इलाका तो था ही, साथ में ये भी दावा हिस्ट्री में ऐसे नॉर्मली ये दावा नहीं किया जाता कि तमिल प्रदेश मौर्य पीरियड में था। ठीक है, एक तमिल और एकदम ये वाला जो साइड नॉर्थ ईस्ट देख रहे हो ना, ये मौर्य पीरियड में नहीं था। अखंड भारत का सबसे मजबूत बेस मौर्य पीरियड है। तो मौर्य पीरियड में तमिल और ये नॉर्थ ईस्ट नहीं था। ये सामान्यतः जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना उसमें दिखाया जाता है। लेकिन जब आरएसएस या कुछ इस तरह के लोग इतिहास को लिखते हैं या इतिहास को खोज के कहीं से बताते हैं तो उनके अकॉर्डिंग तमिल पर भी अधिकार था और इन इलाकों पे भी अधिकार था। तो चूंकि अशोका ने इन सब इलाकों पे अधिकार किया था तो वो हमारा ही हिस्सा है, हमारा ही पार्ट होना चाहिए। दूसरा है जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते। संस्कृत में एक मंत्र का यूज किया जाता है, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते ऐसे करके। तो ये जम्बू द्वीप भरतखंडे में जो भारत है ना, वो पूरा जम्बू द्वीप का एक छोटा सा पार्ट है। इन सबको मिलाएंगे तब जाके जम्बू द्वीप तैयार होगा। तो वो पूरा का पूरा एक जो है ना सब मिल जाएगा, तब जाके वो ये जो मंत्र है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट जो मंत्र कर रहा है उसका सही मायने निकलेगा अखंड भारत के फॉर्म में। ये भी एक प्रूफ के तौर पे किया गया। और एक आरएसएस की किताब है, उसको आरएसएस की किताब है, सुरुचि प्रकाशन ने इसको निकाला है। और इसके जो राइटर हैं, इस किताब के देखो, इस किताब के जो राइटर हैं देख रहे, ये है जुगल किशोर शर्मा। जुगल किशोर शर्मा, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें इन्होंने मैप बनाया है और अखंड भारत को इन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की है। नाम है पृष्ठभूमि भारत। आरएसएस से बिलोंग करते हैं, सूची प्रकाशन ने निकाला है। इन्होंने इस किताब के अंदर अफगानिस्तान के लिए उपगानाथन, अफगानिस्तान के लिए जो शब्द यूज किया अभी आ जाएगा, लाइन आ जाएगा, आप देख लेना। उपगानाथन, काबुल के लिए कुभानगर, पेशावर के लिए पुरुषपुर, तिब्बत के लिए त्रिविष्ट और श्रीलंका के लिए सिंघल द्वीप, म्यांमार को ब्रह्मदेश, ऐसे करके डिनोट किया इन्होंने अपनी किताब में। एक तो ये भी है। इसके अलावा एक और प्रूफ दिया जाता है कि अलग अलग टाइम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो ये सब हिस्सा थे वो भारत का ही पार्ट था। अलग अलग टाइम में ये भारत से अलग हुआ है और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी थी भारत को तोड़ने की। लाइक पाकिस्तान 1947 में बना, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक सेपरेट कंट्री 1971 में बना। नेपाल चूंकि ब्रिटिश के अंदर था, ब्रिटेन के अधिकार के अंदर था, फिर भी उसको उन्होंने अलग देश मानते हुए 1904 में एक ट्रीटी किया और उसको अलग कर दिया। ब्रिटेन के द्वारा ही 1907 में भूटान में उगेन बांगचुक की शासन, मतलब उनका जो राजशाही था उसको स्थापित किया उगेन बांगचुक की, ये भी ब्रिटेन का योगदान है। तिब्बत अलग होने में मैकमोहन लाइन का सबसे बड़ा योगदान है। 1914 में मैकमोहन लाइन से तिब्बत को चीन को भेज दिया जो हमारा पार्ट है, ऐसा कहा जाता है। श्रीलंका, ब्रिटेन के का श्रीलंका पे कब्जा था, इसके बावजूद उसने उसको अलग देश माना और 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया। म्यांमार के बारे में सबको पता है, पढ़ते भी होंगे। 1937 वर्मा जो म्यांमार कहलाता था उसको आजाद कर दिया ब्रिटेन ने। अफगानिस्तान 1876 में रूस और ब्रिटेन का एक बफर स्टेट था, यानी ब्रिटेन के अधिकार में था, बाद में उसको सेपरेट कर दिया गया और उसको आजाद कर दिया गया 1919 में। तो इस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार को अलग अलग टाइम में भारत से तोड़कर अलग किया गया है, जिसको हम जोड़कर एक कर देंगे। ये इनका लॉजिक है। क्लियर? अब सवाल है कि कैसे, मतलब जब ये एक साथ आ जाएगा तो कैसा होगा हमारा अखंड भारत? तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब चूंकि अखंड भारत ऐसा दिखेगा तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और एरिया भी बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ये भारत। पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 170 करोड़ के आसपास आबादी हो जाएगी और इसमें 55 करोड़ मुस्लिम हो जाएंगे और 100 करोड़ के आसपास हिंदू होंगे। तो अगर एवरेज देखें तो 32% के आसपास मुस्लिम आबादी हो जाएगी और हिंदुओं की आबादी 60% से कम हो जाएगी। अब इसको लेकर कुछ लोगों के अंदर गजवाए हिंद या मुस्लिम आबादी बहुत अधिक हो जाएगी, परेशानी होगी, फलाना टाइप के लॉजिक्स भी आते हैं, उसमें हमको नहीं जाना। और हमारी जीडीपी दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी हो जाएगी 300 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की। एक तो ये
दूसरा, अगर ये ऐसा कुछ होता है जिसको सोचने की बात है बस, उस तब 3,283 सांसद होंगे। मतलब इतना सारा चीज सोच लिया गया है कि 3,283 सांसद होंगे, उसमें सबसे ज्यादा भारत के 795 सांसद होंगे। ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। अब सवाल है कि क्या ये पॉसिबल है? क्या अखंड भारत पॉसिबल है? देखो, इमोशनल होके इसको देखने की जरूरत नहीं है, बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से देखने की जरूरत है। क्या मॉडर्न फेज में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इन सबको मिला लिया जाए? एक बार सोचिए, क्या ये मिलना चाहेगा? क्या ये इसमें से कोई मिलना चाहेगा? हम अपने नॉर्थ ईस्ट के डिस्टर्ब इलाके को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्या इसको कंट्रोल कर लेंगे हम मिला भी लिए जबरदस्ती तो? क्या अफगानिस्तान को अमेरिका कंट्रोल कर पाया? क्या यूक्रेन जैसे छोटे देश को रसिया कंट्रोल कर पाया? यानी क्या आज मॉडर्न एरा में क्या ये और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अलग अलग देशों का अलग अलग गुट, अलग अलग गुटों को अलग अलग सपोर्ट, अलग अलग गुटों की अलग अलग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजी से की स्थिति है, तो क्या ऐसी स्थिति में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसका जवाब अगर ठीक से समझे तो इसका जवाब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं है। और दूसरा, ये करना भी संभव नहीं दिखता, और ये करने से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ही होगा। समुद्रगुप्त को आपको याद होगा, ऐसे कई राजा हुए। समुद्रगुप्त ने, उनके पास जितनी क्षमता थी, उनको पता था कि हम नॉर्थ इंडिया को बड़े अच्छे से चला लेंगे, तो नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट को उन्होंने जीत लिया और मिला भी लिया। साउथ इंडिया के स्टेट को जीत कर छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था अगर मिला लेंगे तो हमेशा विद्रोह होगा और हमेशा डिस्टर्ब होंगे। तो जब आप इसको लिखोगे, तो चूंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे, अगर बाई चांस सवाल आ गया तो इसके पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों एस्पेक्ट लिखेंगे। आप लिख सकते हैं कि हाँ, भारत की स्थिति काफी अच्छी है, तो मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखना होगा। तो कोशिश की जा सकती है मिलाना, तो मॉडर्न एरा में बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबके अपने फ्लैग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने रूल्स हैं, मिलाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पे मार्कंडे काटजू को आप कोट कीजिएगा, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं। कहते हैं जिस तरह से यूरोपीय यूनियन में अलग अलग देशों के अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने लॉ है, सब चीज है, उसके बाद एक यूरोपीय यूनियन है, उस तरह से भारत, इस अखंड भारत के अंदर जितने भी देश आते हैं उसको मिलाकर एक यूनियन बना सकता है, जहां पे हर देश अपने हिसाब से काम करेगा और साथ में एक यूनियन वाली सरकार भी होगी, जिसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो कैलाश जस्टिस कारजू साहब जो है, उन्होंने यूरोपीय यूनियन के आधार पे जो सॉल्यूशन दिया है, यही सॉल्यूशन अगर आपसे सवाल में पूछे तो आप इस तरह के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देंगे। ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मिलाया जा सकता है, और मिलाया जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और जो लोग भी सोचते हैं वो इमोशनली सोचते हैं भारत को लेकर, तो अब सिर्फ इमोशनली इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं सोचा जा सकता। इंटरनेशनली इमोशन से काम नहीं चलता, वहां जो भी वस्तु स्थिति है उसको देखना होता है। तो वैसी स्थिति में हम इसके लिए एक यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, आपसी कोऑर्डिनेशन से एक फेडरेशन बना सकते हैं, लेकिन मिलाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये है हमारा टॉपिक आज का, और आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेंस में भी आएगा तो आप लिख दोगे, और ये पॉइंट्स जरूर लिखना। अगर मेंस में भी आया ना तो इस तरह से इसको लिखिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, और एक इसको जरूर लिखना, ये वाला, है ना। इन दो चीजों को जरूर लिखिएगा। अगर इसको लिखते हैं तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा अगर सवाल आता है तो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।